हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुख्तियार आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास ये जो आज इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें अब से पहले जो पॉइंट हुआ था वो अब से पहले पॉइंट था कि संसद में कितने सत्र चलते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र। और उससे अगला पॉइंट है कि स्थगन, छात्रावास या विघटन। स्थगन कब होता है? जब कोई भी सत्र चलता है, क्या मान के चलते हैं हम, बजट सत्र जब शुरू होता है और उसे शुरू होने के बाद कुछ समय तक चलता रहता है, जैसे कि 10 दिन हो गए हो चलते चलते, और जब 10 दिन बाद उसे कुछ समय के लिए रोका जाता है तो उसे ही वही निलंबित कर दिया जाता है, और उस निलंबित करने को ही स्थगन कहते हैं। बात क्लियर? और एक होता है छात्रावास। ये जो होता है, जब कोई भी सत्र शुरू होता है, जब कोई भी सत्र शुरू किया जाता है और शुरू होने के बाद जब इसका समय पूरा हो जाता है, पूरा समय होने के बाद जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन इसे छात्रावास कर दिया जाता है अगले बजट तक, और इसे छात्रावास जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। बात क्लियर? अगला होता है विघटन। विघटन कभी भी राज्यसभा का नहीं होता, लोकसभा का विघटन हो सकता है, और वो भी प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। बात क्लियर? समझ में आया होगा? चलिए फिर आगे, सभी ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। इससे आगे चलते हैं कि संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही में क्या क्या होता है, किस समय होता है, वो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि संसद की कार्यवाही। क्या? संसद की कार्यवाही। ध्यान देना, इसमें एक होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जिसका टाइम होता है 11 बजे से दोपहर 12 बजे, यानी 1 घंटे का टाइम होता है। और एक दूसरा होता है शून्यकाल। शून्यकाल का जो टाइम होता है वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसका भी टाइम 1 घंटे का होता है। लेकिन अब प्रश्नकाल में होता क्या है और शून्यकाल में होता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्नकाल में जो होता है वो हमेशा प्रश्न किए जाते हैं, और प्रश्नकाल में क्या? प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में जो प्रश्न किए जाते हैं वो 2 तरह के प्रश्न किए जाते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, और दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उन्हों पर स्टार लगा होता है, उसका मतलब होता है तारांकित प्रश्न का, और तारांकित प्रश्न का हमेशा जवाब मौखिक दिया जाता है। कैसे? मौखिक दिया जाता है। और अतारांकित प्रश्न का जवाब लिखित दिया जाता है। कैसे? लिखित में
दिया जाता है अतारांकित प्रश्न का जवाब, और तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है, शून्यकाल के टाइम में हमेशा प्रस्ताव पेश होते हैं, और जो प्रस्ताव पेश होते हैं ये तो सभी ने कर लिया होगा, कर लिया नोट। तो चले, ये जो शून्यकाल होता है इसमें प्रस्ताव पेश होते हैं, और प्रस्ताव भी एक होता है जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पेश होते हैं, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पेश होते हैं, और दूसरा होता है जिसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होते हैं। बात क्लियर? अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से भी कम 50 सदस्यों का साथ होना जरूरी होता है। और एक होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो होता है जब किसी भी व्यक्ति को किसी विभाग के मंत्री से कोई काम कराना होता है, तो वो उसी काम को उसी विभाग के मंत्री से कहता है, या उसी विभाग के मंत्री के पास वो प्रस्ताव रखता है, तो उसे ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। बात क्लियर? तो बात समझ में आ रही होगी। चले फिर आगे। इसके बाद बात करते हैं विधेयक। जो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक यानी बिल होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले साधारण विधेयक। कौन सा? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को अगर बात करें, पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं। साधारण विधेयक को पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं। साधारण विधेयक को पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं। ला सकते हैं, पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं। और इसे ये जो सदन होता है, इस सदन को जब कोई सा विधेयक हो और उसे पहले कोई सी भी सदन में ला सकते हैं साधारण विधेयक को। लेकिन अगर बात करें कि पहले लोकसभा में लाया गया हो, तो लोकसभा के बाद, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में लाया जाता है, और राज्यसभा में भी जब पास हो जाता है, तो इन दोनों के बाद पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के साइन जरूरी होने होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। इसके बाद एक दूसरा विधेयक होता है धन विधेयक। कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक अगर बात करें, धन विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाता है, और लोकसभा में लाने से पहले पूर्वानुमति लेनी होती है राष्ट्रपति से। क्या?
पूर्वानुमति लेनी होती है राष्ट्रपति से। अगर राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देते हैं तब वो प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में लाने के बाद उसे फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। और जब वह राज्यसभा में आता है, जब वह राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में आने के बाद इसके पास 14 दिन तक रखा जाता है। कितने? 14 दिन तक रखा जाता है और उस 14 दिन के अंदर राज्यसभा को ये प्रस्ताव पास करना होता है। अगर राज्यसभा इस प्रस्ताव को 14 दिन के अंदर पास नहीं करती तो 14 दिन के बाद यह प्रस्ताव अपने आप ही पास मान लिया जाता है। ठीक है गाइस, यानी धन विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा से पास होने के बाद उसको फिर राज्यसभा में पहुंचाया जाता है और राज्यसभा में इसको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकते हैं और 14 दिन के अंदर ही राज्यसभा को पास करना जरूरी होता है। और जब राज्यसभा में अगर 14 दिन के अंदर पास हो जाता है तो ठीक है, अगर 14 दिन के बाद भी 14 दिन तक अगर पास नहीं होता तो 14 दिन से ज्यादा होने पर वह प्रस्ताव अपने आप के पास मान लिया जाता है। बात क्लियर? फिर जब राज्यसभा से भी यह पास हो जाता है या 14 दिन से ज्यादा होने पर यह अपने आप ही पास हो जाता है तो फिर यह जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन इस पर उसे कोई शक्ति या वेटो प्राप्त नहीं होती। राष्ट्रपति को इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को कोई भी शक्ति या वीटो प्राप्त नहीं होती। राष्ट्रपति के पास हर प्रस्ताव को लेकर शक्ति और वीटो प्राप्त होती हैं, लेकिन धन विधेयक के प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्ति या वीटो प्राप्त नहीं होती। तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि इस पर हस्ताक्षर कर देना। बात क्लियर? चले आगे फिर। साथी समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है वित्त विधेयक। कौन सा? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। इस विधेयक को पहले लोकसभा में लाया जाता है। पहले लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में लाने के बाद फिर इसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में भेजने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास साइन होने जरूरी होते हैं। इसके बाद फिर चौथा विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक। अब ध्यान देना, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है आर्टिकल या अनुच्छेद 368 में आता है, आर्टिकल 368 में आता है। जबकि अगर बात करें वित्त विधेयक की तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में आता है। कितना? अगर बात करें वित्त विधेयक की तो अनुच्छेद 117 में आता है।
आर्टिकल 117 विधि विधेयक की। और इससे पहले मैंने बताया नहीं था कि धन विधेयक जो आता है वो आर्टिकल 110 में आता है। तो साथियों लिख लेना कि धन विधेयक आर्टिकल 110 में, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 में। लेकिन बात करें कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है इसे पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं, पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन पास जो तभी माना जाता है जब दोनों सदनों से पास हो जाता है और उसके बाद साइन होने जरूरी होते हैं। किसके? राष्ट्रपति के। जब दोनों से पास होकर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वह संशोधन तभी माना जाता है। बात क्लियर? एक इसके बाद होता है, ये विधेयक हो गए 4। लेकिन अगर बात करें संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जो अनुच्छेद 123 के संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंदर बताता है। संयुक्त अधिवेशन होता क्या है? ध्यान देना साथियों, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है, या ये जो संयुक्त बैठक होती है ये कब बुलाई जाती है? जब कोई भी प्रस्ताव या कोई बिल पास कराना होता है, या सबसे पहली बात ये कि जब कोई भी बिल अगर राज्यसभा ने पास कर दिया हो और उस बिल को, जब कोई भी बिल लोकसभा ने पास कर दिया हो और जब राज्यसभा में जाता हो तो उस बिल को राज्यसभा कैंसिल यानी फेल कर देती हो, या कोई बिल राज्यसभा पास कर रही हो और उसे लोकसभा फेल कर रही हो, या किसी बात को लेकर इन दोनों में बात नहीं बन पा रही हो, जैसे कि कोई बिल पास कराना जरूरी होता है और वो लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा ने फेल कर दिया और राज्यसभा ने पास करा तो लोकसभा ने फेल कर दिया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के नाम से या संयुक्त बैठक के नाम से दोनों को एक जगह एक साथ बुलाता है। दोनों सदनों को एक साथ बुलाना और एक जगह बैठाना ही संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। अगर बात करें कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर बात करें बैठक की कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, क्या अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगर बात करें कि संयुक्त अधिवेशन जो हमारे संविधान में लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बात क्लियर? समझ में आ रहा होगा। चले फिर इससे आगे, तो इससे आगे आती है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सरकार की निधियां। तो गाइस जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए साथियों आगे। इससे आगे बात करते हैं कि सरकार की निधियां, क्या सरकार की निधियां सरकार की जो निधि होती हैं वो 3 निधि होती हैं। एक होती है संचित निधि, दूसरी होती है संचित निधि, दूसरी होती है अकास्मिक निधि, तीसरी होती है लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट। तो संचित निधि वो होती है जो सरकार को जितने भी ऋण या राजस्व या कर प्राप्त होता है और वो संचित निधि में ही जमा होता है। और संचित निधि में कुछ सदस्यों को वेतन भी दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, इन्हों को संचित निधि से वेतन भी दिया जाता है। तो सरकार की जो निधि है ये फिर पूरे तरीके से इसको समझाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं, ये सरकार की निधि अगली क्लास में लेते हैं। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।